Hello everyone, I hope you are doing very well. So very good evening to all of you. Welcome to this class. आपका नीट के PYQs की क्लास में काफी स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि मैं आपको क्विकली कल की क्लास में भी बता चुका हूँ, कल की क्लास में हमने नीट के PYQs डिस्कस किए थे, जिसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में अप्रोच लगानी होती है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर भी मैं आज आपको एक बार थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर की क्विक ओवरव्यू कराऊंगा, एंटायर चैप्टर से आपको गो थ्रू कराऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारे नीट के PYQs डिस्कस करना। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, वेलकम टू दिस सेशन जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स पर बेस है। उससे पहले मैं आपको सभी को एक एडवाइस करूंगा कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाएं, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो उसके लिए आपको नोटबुक चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हमारे सेशन में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो मीनिंग होता है वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। तो थर्मोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। ठीक है, बेसिकली इसमें हम एनर्जीज को इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर आती है हमारी इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया था। हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, एक हमारा होता है ओपन सिस्टम, एक हमारा होता है क्लोज सिस्टम, और एक हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमने सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कुछ बेसिक से टर्म्स हैं। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, सिस्टम, सराउंडिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके अलावा हमारे फिर आ जाते हैं लॉज, जिसमें आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा आ जाता है वेरी गुड ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और साथ में आ जाता है जीरोथ लॉ। साथ में कौन सा आ जाता है? जीरोथ लॉ। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली ओवरव्यू देता हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के साथ डील करती है? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। वेरी गुड, साइक्लिक प्रोसेस आल्सो, गुड जॉब। साइक्लिक प्रोसेस, एंट्रोपी, एंथैल्पीज, वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, इन सभी बातों को हम क्विकली एक बार ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स डील करती है विद एनर्जी चेंजेस इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, एंड हमें इनेबल अस टू स्टडी दीज चेंजेस क्वांटिटेटिवली। थर्मोडायनेमिक्स के साथ एक पैरेलल में ब्रांच होती है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताएगी? थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस लाइक रिएक्शन विल अकर और नॉट, रिएक्शन विल अकर और नॉट, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। बट केमिकल काइनेटिक्स विल टेल अस कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी, रिएक्शन किस स्पीड से होगी, रिएक्शन का रेट क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है, या किस टाइप की रिएक्शन है, राइट। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ये जो बात हम पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सो केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस लीड टू इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डेफिनेटली। क्यू वहां पे चेंज होगा, तो क्यू पार्ट ऑफ विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। These quantities are related through the first law of thermodynamics, जो कहता है डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और जो यहाँ पे वर्क डन होता है वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि आप मुझे बता चुके हैं, सिस्टम एक होता है ओपन सिस्टम, और एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम है क्या? सिस्टम से आप मतलब समझ सकते हैं, वेरी गुड, PDB। सिस्टम से आप मतलब समझ सकते हैं जो पार्ट कंसीडरेशन में, दैट इज सिस्टम। उसके अलावा जो भी पार्ट है वो सराउंडिंग। जैसे मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। ओपन सिस्टम में ईदर मैटर और एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर नॉट मैटर, आइसोलेटेड सिस्टम में नीदर मैटर नॉर एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू
सिस्टम, ठीक है, वेरी गुड. सो दैट्स अबाउट द ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज द डेल्टा यू, जो मैंने आपको बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी एटसेट्रा. सो डेल्टा यू जो है वो एक स्टेट फंक्शन है. हमारे पास दो टाइप स्टेट वेरिएबल्स हो जाते हैं, जैसे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन. अब स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है? मान लीजिए आप यहां से चले और वापस घूम के इधर ही आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0, बट आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है. मान लीजिए x डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0. डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है. तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको मान लीजिए 6th फ्लोर पे जाना है ग्राउंड फ्लोर से, आप दो तरीके यूज कर सकते हैं. ईदर यू कैन गो विद लिफ्ट और आप यूज कर सकते हैं स्टेयर्स. तो अगर आप स्टेयर से जाते हैं तो ज्यादा आपके क्या वर्क करना पड़ रहा है, और लिफ्ट से जाने में कम वर्क करना पड़ रहा है. इसका मतलब जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं. बट जो अगर आपकी यहां पर पहुंचने के बाद कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट पे आ चुके हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिफ्ट से आए, स्टेयर से आए, किसी ऑल्टरनेट मेथड से आए, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट. पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक स्टेट फंक्शन. बट ये आपकी क्या है, जो लिफ्ट और स्टेयर से जो वर्क आप कर रहे हो वो आपका क्या है? पाथ फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वेरी गुड आंसर्स एवरीवन, वेरी गुड. ओनली एंड Q and W depends on path and these are not state function. Transfer of heat can be measured from one system to another that causes the change in temperature. जब भी ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, एक कप चाय का कप ठंडा होता जा रहा है तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है डेफिनेटली. मैग्नीट्यूड ऑफ राइज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. हीट कैपेसिटी का मतलब है आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में आपने कितनी हीट प्रोवाइड की एक तरीके से. तो हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं. तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? C डेल्टा T. नेक्स्ट हमने फॉर्मुलेस देखे थे. W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, जो आपने अभी बताया. P एक्सटर्नल 0 होगा अगर गैस एक्सपेंड कर रही है वैक्यूम में. P एक्सटर्नल अगर 0 होगा कब? जब फ्री एक्सपेंशन. एक तरीके से क्या है? फ्री एक्सपेंशन. जब गैस एक्सपेंड करेगी, आइडल गैस एक्सपेंड करेगी वैक्यूम में, ठीक है. इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस P एक्सटर्नल क्या हो जाता है? 0, जब फ्री एक्सपेंशन है. अंडर रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन पुट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P फॉर इनफाइनाइट स्मॉल चेंजेस, मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंजेस इन द वॉल्यूम मेकिंग. सो W रिवर्सिबल को हम बोल देंगे माइनस P dV. तो डेल V की जगह क्या बोल देंगे? dV. और P एक्सटर्नल की जगह हम P बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? P एक्सटर्नल की जगह क्या बोल सकते हैं? P. हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, यस, QP और QVB आप यूज कर सकते हैं. इन दिस कंडीशन वी कैन यूज इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. इसके अलावा आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं जो हम ड्राइव करके निकालते हैं, बट हम डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं चैप्टर को, थर्मोडायनेमिक्स को. उन रिलेशनशिप को आपको याद रखना है. जैसे आपका CP क्या होता है? CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है? R. CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है? R. R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है. CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. CV क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है? याद. ये सारी बातें आपको क्या रखनी है? याद. जैसे DH क्या होता है? NCP dt. और DU क्या होता है? NCV dt. क्लियर? ये आपको एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्या होने चाहिए? याद. वर्क फंक्शन रहेगा 0 फ्री एक्सपेंशन जब होगा, राइट, जब एक्सपेंशन ऑफ गैस रहेगा इन आप क्या कह सकते हैं? इन वैक्यूम में, ठीक है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या रहेगा? 0, क्योंकि डेल्टा V क्या हो गया? 0, मतलब वॉल्यूम चेंज क्या हो गया? 0, मतलब V2 माइनस V1 क्या? 0, मतलब V2 इक्वल टू V1. बिल्कुल ठीक बात. तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया? QV. डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया? QV. और Q का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? C डेल्टा T. Q का फॉर्मूला क्या बताया था? C डेल्टा T. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो QV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CV डेल्टा T. तो अगर आप यहाँ पे रख देते तो क्या बन जाएगा? डेल्टा U. जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डेल्टा U क्या बन जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू CV. अगर डेल्टा T को DT बोल देते हैं
या अगर यहाँ पे डी यू बोलते हैं आप ऐसे यूज कर सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, या अगर आप डेल्टा यूज कर रहे हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी। ये 1 मोल के लिए हो गया, n मोल के लिए NO लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो एंथैल्पी चेंज होता है वो होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा U को आप चेंज करके लिख सकते हैं U2 माइनस U1, और डेल्टा NGRT इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा PV। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा PV। उसी तरीके से U प्लस PV और U2 प्लस PV2 हो जाता है और U1 प्लस PV1 हो जाता है। उनको हम रिलेशनशिप को सेट करके हमारे पास डेल्टा H की रिलेशनशिप आ जाती है, वही QP, और इसी के बेस पर हम बोल देते हैं डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाता है? QP के वैल्यू जो मैंने आपको बताया था CPDT, क्या हो जाएगा? CP डेल्टा T 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर N मोल की बात करूं तो हो जाता है NCP डेल्टा T। क्या हो जाता है? NCP डेल्टा T। आई होप यहां तक आपको एकदम से बातें क्लियर होंगी। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। काफी इंटरेस्टिंग सेशन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। नीट के PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह से अप्रोच लगानी है, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं, और आप कौन कौन से तरीके यूज करके विदाउट कैलकुलेशन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, बट अगर हम थोड़े से कॉमन सेंस यूज कर लें तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करने की जगह हम उस टाइम को कहीं और किसी और क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। होता क्या है, यही तो डिफरेंस होता है। जो हमारे शार्पली काम करते हैं, जो स्टूडेंट क्या करेंगे, शार्पली वर्क करेंगे, वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके ऑप्शंस को इजीली अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो थोड़े से जो क्या करेंगे, शार्पली उस टाइम पे वर्क नहीं करेंगे, यही तो होता है प्रेशर हैंडल करना एग्जाम का, ठीक है। जो शार्पली वर्क नहीं करेंगे वो उसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे, और पूरा कैलकुलेट करके तब आंसर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपको कैलकुलेशन में 4 से 5 मिनट खराब हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन 10 सेकंड का था उसमें आप 5 मिनट वेस्ट कर चुके हो। तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है। वही होता है, यही 2-3 चीजें होती हैं। हमारे कॉन्सेप्ट तो सभी को आते हैं, ठीक है। अब याद नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना सभी को आता है, बट डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। क्या उस क्वेश्चन में हम अप्रोच लगा सकते हैं, उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं, क्या हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अप्रोच लगाने का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में और सही और एक्यूरेट और प्रेसिजन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम इन PYQs में सीखने जा रहे हैं। तो मूव करेंगे नेक्स्ट बात में। नेक्स्ट बात हमारी क्या कह रही है कि देयर आर वेराइटीज ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। जो एंथैल्पी चेंज है वो बहुत सारे, जैसे चेंज ऑफ फेज सच एज मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, यूजुअली अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एंथैल्पी चेंज व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव का मतलब है रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव का मतलब है डेल्टा H इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। मतलब रिएक्शन कैसी हुई? एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो जो मेल्टिंग है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। और इनको क्या है, एंथैल्पी चेंजेस में क्या होता है, इनकेस में पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर मेल्टिंग आप कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड देने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऐसे ही आ जाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, कंबशन एंड अदर एंथैल्पीज। और यही अगर एंथैल्पीज हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उन्हें बोल देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पीज। जैसे उसी तरीके से हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एटसेट्रा। ये सारी चीजें हेस लॉ के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट की जा सकती है। हेस लॉ क्या कहता है, अगर आप एंथैल्पी चेंज हो रही है ए से बी जाने में, ए से बी जाने में एंथैल्पी जो चेंज हो रही है, मान लीजिए वो कितनी है, डेल्टा H। कितनी है? डेल्टा H, डेल्टा रिएक्शन H। अगर आप इसी रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप्स में करते हैं, मान लीजिए आप पहले गए ए से सी, सी से गए आप डी, और डी से गए आप बी, तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे डेल्टा RH1, इसमें एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा RH2, और इधर एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा RH3। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट स्टेप में एंथैल्पी इन्वॉल्व है वो इक्वल टू हो जाएगी किसके? इन सभी के, डेल्टा RH1 के, डेल्टा RH2 के, प्लस डेल्टा RH3 के, प्लस डेल्टा RH4 के। H3 तक है तो H3, ये इन सब के सम के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
डेल्टा आर एच को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे सिग्मा फॉर्मेशन ए आई डेल्टा एफ एच प्रोडक्ट्स की माइनस रिएक्टेंट्स की, एंथैल्पी प्रोडक्ट्स की माइनस एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की। इन गैस स्टेट डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की माइनस सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद हम अब मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होगी कि जो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए डेल्टा यू क्या होता है, 0, और एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। आपको ये सारी बातें बताई हैं कि जो एंट्रोपी, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, उतनी एंट्रोपी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब एंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस रहेगी। एंट्रोपी जब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पार्टिकल्स में रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, पार्टिकल्स में क्या बढ़ रहा है, रैंडमनेस, पार्टिकल्स में डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, देयरफॉर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव, और डेल्टा यू क्या होता है, इक्वल टू 0। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक इक्वेशन होती है कौन सी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यहाँ पे डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, एंड टी है टेम्परेचर, और डेल्टा एस आपका चेंज इन एंट्रोपी। तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस चेंज टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, देयरफॉर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस क्या रहेगी, पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंट्रोपी चेंज कैन बी मेजर्ड बाय दिस इक्वेशन, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, टी इज द टेम्परेचर, कैसे इंडिपेंडेंट है, पाथ से। जी which is related to entropy and enthalpy change of the system by this equation, कौन सी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये हमारी इंटरेस्टिंग बातें थी जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूं पहले, जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। केसेस कुछ इस तरीके से हैं, डेल्टा जी हमें चाहिए नेगेटिव अगर रिएक्शन बनानी है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी चाहिए हमें नेगेटिव डेल्टा चाहिए हमें, क्या चाहिए, नेगेटिव, अगर हमें रिएक्शन क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, और डेल्टा जी अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच और डेल्टा एस और साथ में टेम्परेचर को लेके चलना होगा। अगर मैं क्या करता हूं, डेल्टा एच को ले लेता हूं पॉजिटिव, टेम्परेचर ले लेता हूं हाई, और डेल्टा एस को ले लेता हूं नेगेटिव। अगर मैंने डेल्टा एस नेगेटिव ले लिया तो मैं सिर्फ आपको एक या दो केस करके बताऊंगा, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर मैंने डेल्टा एस को पॉजिटिव लिया, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, क्विकली बताइए। टी डेल्टा एस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरी वैल्यू बनी नेगेटिव, पक्की बात। बट अगर मैंने डेल्टा एस को नेगेटिव लिया है, चलिए नेगेटिव ले लेते हैं पहले, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो डेल्टा एस को मैंने नेगेटिव लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो टी डेल्टा एस वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और डेल्टा एच ऑलरेडी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या देगा, चाहे कितना ही सम कर लो वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही, तो डेल्टा एच आ गया पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन क्या हुई, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन खुद से नहीं होगी, मतलब रिएक्शन को कराने के लिए यू हैव टू यूज एन एक्सटर्नल एजेंसी, एन एक्सटर्नल सोर्स। ओके, spontaneous reactions are those reactions
those reactions can occur by itself without any help, without any external agency, without any external source. But non-spontaneous reactions are those reactions which required any external agency, right, to be occur. So for example, you can understand waterfall down a hill. So water पहाड़ से नीचे खुद ही आ जाएगा, that is a spontaneous reaction. But उसी वाटर को अगर ग्राउंड से ऊपर एल्टीट्यूड पे भेजना है तो डेफिनेटली यू हैव टू need a support, right, like any external agency like a motor, electric motor. That's the point here. Similarly, temperature high, low, these values will vary this delta G value. That means delta G may be negative, may be positive, or also it can be equal to 0 if delta G is equal to 0 when delta H becomes equal to T delta S. I am focusing on this equation and these cases because we will be discussing and so many types of important questions, right? So many types of important questions are asked from this particular topic. I will be discussing those all important questions. So for a spontaneous change, as I told you already, delta G system must be less than 0. That means delta G system should be negative, and at equilibrium delta G system would be positive or 0. At equilibrium delta G system equal to 0, and if delta G system is positive, so reaction will be non-spontaneous. Reaction will be non-spontaneous. Standard Gibbs free energy at equilibrium. Standard Gibbs free energy is related to equilibrium constant by delta R G naught is equal to minus RT ln K. ये कहाँ से आती है? But delta G is equal to delta G naught plus RT ln K. और डेल्टा जी क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम पे? 0. तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K. तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? माइनस RT ln K. ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी. K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and K can be calculated easily with the help of this equation. With the help of this equation, if we know डेल्टा R G नॉट, R हमें पता ही होता है, और टेम्परेचर, ठीक है, तो K को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा आर जी नॉट विच कैन बी फाउंड फ्रॉम डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट. मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट दिस डेल्टा आर जी नॉट विच इज नथिंग दैट इज डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट. ठीक है, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जिस नॉट विल रिप्रेजेंट, ये नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड चेंज. स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी माइनस अ मल्टीपल ऑफ टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी. देखो, मेनी रिएक्शंस व्हिच आर नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, they can be spontaneous and they are made spontaneous at high temperatures. They are made spontaneous at high temperature for systems having positive entropy of the reaction. अगर आपकी डेल्टा एस क्या है? ग्रेटर देन 0, दैट मीन डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव. तो those reactions like delta G is equal to delta H minus T delta S. Listen me very carefully. Suppose delta H is positive. Let's take some examples. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay. So delta G is equal to delta H is positive. Let's take a value that is 10 minus T delta S. So delta S is already positive, I said to you. Suppose this is plus 4, or you can take 2 plus 2. Okay, this is 10. So 10 minus temperature. Temperature is like suppose 1 Kelvin. Multiply with 2. So 10 minus 2, it comes out to be 8. Next case, delta G is equal to 10 minus temperature, suppose 2 into delta S. Delta S value is again 2. So 2 into 2, 4. So it comes out to be 6. Similarly, you can take this time delta G is equal to, let's increase the temperature up to 5.
तो 5 इंटू डेल्टा एस इज 2, सो 10 माइनस 5 इंटू 2 कितना मिलेगा आपको? 10 माइनस 10 मतलब 0, मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट केस ले लेते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो 10 माइनस 6 इंटू 2 तो कितना हो गया? 10 माइनस 12, मतलब डेल्टा जी कितना आ गया? माइनस का 2। दैट मीन्स द डेल्टा जी वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बट जो रिएक्शन अभी इसी डेटा पे क्या थी, जो रिएक्शन इसी डेटा पे नॉन स्पॉन्टेनियस थी, वो रिएक्शन यहां पर आके क्या हो चुकी है? स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन इस डेटा पे क्या थी? नॉन स्पॉन्टेनियस, इस 10 और 2 पे, और वो रिएक्शन सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो चुके हैं? स्पॉन्टेनियस। तो वही बात वो कह रहा है, रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। मैनी रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मैनी रिएक्शंस जो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। यू आर सेइंग नॉन स्पॉन्टेनियस इन 1 and 2, नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ यहाँ पर भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, इधर भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे है, एंड हियर द रिएक्शन इज इन spontaneous, here the reaction is spontaneous. Very good, perfect answer, right? So reactions which are non-spontaneous at low temperature, so we can increase the temperature. That means we can made spontaneous reactions, we can made those non-spontaneous reactions spontaneous at high temperature, right? That is the point. So let's move to the important points. So as I told you already, thermodynamics is a branch of science that is the science of energy. It deals with the all types of energy transformation, chemical energy to potential energy to electrical energy, etc. Thermo means heat and dynamics means motion, right? That combines and will give thermodynamics word, right? Thermodynamics. Next is system and surrounding. I told you already, the part which is under consideration is system, and excluded the system, everything surround us is surrounding. So system plus surrounding gives universe. System and surrounding combine होके क्या बनाते हैं? Universe. 3 types of system मैंने आपको बताई, open, closed and isolated. Isolated में ना तो मैटर ना एनर्जी, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी मतलब हीट प्लस वर्क दोनों ट्रांसफर होते हैं, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। और सराउंडिंग इसमें क्लोज सिस्टम है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ये मैंने एक कप का एग्जांपल लिया था। एक बार चाय जो कप में है दैट इज कंप्लीटली ओपन, नेक्स्ट टाइम में उसको एक कंटेनर से लिड से कवर कर दिया, और नेक्स्ट टाइम में वो चाय थर्मस फ्लास्क में लिए। आइडियल सिचुएशंस में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि थर्मल फ्लास्क की भी कुछ लिमिट है। उस टाइम उसके बाद वहां पर क्या होने लगेगी? वो ठंडा होने लगेगा, मतलब हीट एक्सचेंज होने लगेगी, राइट? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, एडियाबैटिक। अब हमारे पास कुछ प्रोसेसेस आती है, मैं वो और बता देता हूं आपको। एक होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पे नो हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब DQ विल बी 0, मतलब नो हीट फ्लो मतलब DQ विल बी 0। आइसोकोरिक, मतलब नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है? नो वॉल्यूम चेंज। यस, वॉल्यूम इज 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0। आप क्या कहेंगे? चेंज इन वॉल्यूम इज 0, मतलब DV इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक प्रोसेस बताइए। आइसोबारिक प्रोसेस नो प्रेशर चेंज, मतलब DP इज इक्वल टू 0। और आइसो थर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर चेंज इज 0, मतलब DT इज इक्वल टू 0। तो एन एडियाबैटिक सिस्टम विच डज नॉट परमिट द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इट्स बाउंड्री, दैट इज लाइक यू कैन सी Q इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? नो हीट फ्लो मतलब Q इज इक्वल टू 0। नो हीट फ्लो मतलब Q इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। वेरी गुड। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं, ये सिस्टम विच अलाउज हीट ट्रांसफर थ्रू इट्स बाउंड्री। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर अलाउ कर रखा है, और यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं अलाउ। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे आपके आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। बाउंड्रीज होती है जैसे नॉन परमिएबल आइसोलेटेड सिस्टम में, सेमी परमिएबल क्लोज सिस्टम में, और परमिएबल होती है आपकी ओपन सिस्टम में। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं।
उसके बाद हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ओनली ऑन नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सिर्फ किस पे, दे आर व्हाट, एक्सटेंसिव डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे। जबकि इंटेंसिव यूनिवर्स इज affected by chance in system or surrounding. I'm not getting this point, can you clarify this? आप एक बार इसे क्लैरिफाई कर दीजिए। यूनिवर्स इज इफेक्टेड बाय चांस इन सिस्टम और सराउंडिंग। यूनिवर्स देखो किससे बना है, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, राइट। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन सिस्टम, सो डेफिनेटली अल्टीमेटली दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ना। I hope you are getting my point, right? If okay, so extensive property is what? Change in thermodynamic properties of a system are the system characteristics which defines any system. Extensive properties mass dependent होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, किस पे, क्वांटिटी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन क्वालिटी ऑफ, ठीक है, क्वालिटी पे। जैसे टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिटी, थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नॉट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, राइट, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास डिपेंडेंट, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है आपकी एक्सटेंसिव। जिसको मैंने आपको इस तरह के एग्जांपल लेके बताया था, एक आपने कंटेनर लिया, उसको आपने डिवाइड कर दिया इक्वली, और इक्वली डिवाइड करने के बाद मान लीजिए उसके अंदर 500 वॉल्यूम थी, तो 500 ml में से 250 ml तो इधर आ गया और 250 ml इधर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इक्वली डिवाइड करने के बाद इस कंटेनर को चेंज हो चुकी है। बट अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर इधर T, पहले T था और अभी भी डिवाइड करने के बाद इसको दो हाफ में अभी भी टेम्परेचर क्या है हमारा, T है, अभी भी क्या हमारा टेम्परेचर है, T. Universe is affected by which? In those of both, universes is affected by, like I want to say, like if there is any change in system or surrounding, definitely the change is happening in universe, right? Because system and surrounding are the parts of universe. So thermodynamic terms आप समझ सकते हैं, properties of system, physical quantities which are used to define the system. Thermodynamic process जैसा मैं बता चुका हूँ, dq अगर 0 है एडियाबैटिक, dt अगर 0 है और dE 0 तो प्रोसेस आइसोथर्मल, राइट, dV 0 हो तो प्रोसेस इज आइसोकोरिक, dP 0 है तो आइसोबारिक। हीट और हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C इज इक्वल टू dQ बाई dt, आपने ये फॉर्मूला देख ही लिया है, तो CV हो जाता है du बाई dt का V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp हो जाता है करली H बाई करली T का P एट कांस्टेंट प्रेशर, वेयर N1 मोल्स ऑफ गैस A एंड N2 मोल्स ऑफ गैस B आर मिक्सड, तो CV मिक्सिंग हो जाता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है NR। मैंने आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स दे चुके हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है सिर्फ किस पे, क्वालिटी पे, डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि मास, वॉल्यूम, एनर्जी। इंटेंसिव का एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसका एग्जांपल है, हीट कैपेसिटी किसका एग्जांपल है, एक्सटेंसिव का, ठीक है, हीट कैपेसिटी किसका एग्जांपल है, एक्सटेंसिव का। उसके बाद आती है एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग दैट इज टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट दो तरीके से हो सकती है, एक तो इंटरनल एनर्जी और एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, एक तो इंटरनल एनर्जी और एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, मतलब पीवी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और इक्वल टू सीपी डी, क्या बोल देंगे इसको, सीपी डी। डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा एनजीआरटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल्टा एच को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। नेगेटिव अगर ये आता है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक। इसके अलावा गिव्स फ्री एनर्जी की अगर बात करें, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया है, जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया है, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में। जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, मतलब गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल्टा जी नॉट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा जी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट के और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स की, ठीक है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, या आप लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln की। ये ln की टर्म में नेचुरल लॉग और वो हो गया लॉग,
2.303 से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। देन इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेफिनेटली इफ द डेल्टा जी इज नेगेटिव रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। Then some thermodynamics laws are there. The first law is zeroth law. What is the zeroth law? Zeroth law is nothing that system in thermal equilibrium with each other have same temperature. The system which is in thermal equilibrium with each others have same temperature. First law क्या कहता है? First law is saying that delta U is equal to Q plus W. That means the total energy of the universe remains constant although it may undergo transformation from one form to another form, but the total energy of the universe remains constant. That is the first law. What is the second law? The second law is saying that in a spontaneous process total energy of the universe increases, मतलब the entropy is always increasing, or you can say in a spontaneous process the total energy of the universe increases. Total energy of the universe increases. So delta S universe is equal to delta S system plus delta S surrounding greater than 0, मतलब positive. Total energy of the universe always increases. एंट्रोपी आपको पता ही है, जो कि है डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस का मेजर, राइट। एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डेल्टा एस का एक फॉर्मूला आ जाता है 2.303 NCV log T2 बाय T1। T1 इज टेम्परेचर 1 और T2 इज टेम्परेचर 2। वर्क डन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, वो सारे आप देख लीजिए। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अगर आपका एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है तो P एक्सटर्नल हो जाता है 0, तो उस केस में वर्क डन हो जाता है 0। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है वो है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2, या आपको पता ही कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब हम लिख सकते हैं P1 बाय P2 को हम लिख सकते हैं V2 बाय V1। तो मैंने P1 बाय P2 को क्या पुट कर दिया, V2 बाय V1। तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट आता है W इज इक्वल टू NCV/dt इज इक्वल टू DR गामा माइनस 1। ये गामा माइनस 1 कहां से आया, क्योंकि CP बाय CB क्या होता है, गामा। CP बाय CB क्या होता है, गामा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू CP बाय CB, ठीक है। ये हीट कैपेसिटीज का रेशियो जिसे हम क्या कहते थे, गामा। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल R T2 P1 माइनस T1 P2 डिवाइडेड बाय P1 P2। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केसेस में क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है वर्क डन कैलकुलेट करने का। बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे कि आपको पता है बॉन्ड की एनर्जी मतलब इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying द ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में से बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। एंथैल्पी से रिलेटेड बातें आती हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा CH, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्ड कंप्लीटली इन एयर। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात हो रही है तो व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्ड कंप्लीटली इन एयर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हेस लॉ कहता है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब हीट जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, जो एंथैल्पी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब इन तीनों के सम के इक्वल रहेगी, चाहे आप एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए गिवन रिएक्टेंट रिएक्ट्स कंप्लीटली। आई होप यहां तक आपको एकदम से बातें क्लियर होंगी, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको नोटबुक के साथ फुल रेडी रहना, फुली फोकस होकर देखना है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाती है, व्हेन 1 मोल ऑफ एंथैल्पी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। उसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो सॉल्यूशन बनते टाइम दो चीज आती है, डेल्टा सॉल्यूशन H हो जाता है, डेल्टा लैटिस H प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो डेल्टा लैटिस H है वो क्या है, S प्लस, आप यहाँ पर देख सकते हैं S प्लस L I प्लस I/2 D माइनस डेल्टा FH प्लस EA, ठीक है। इन चीजों को आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ कह रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस है, एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस उसकी जीरो रहेगी एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ ऑल द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब लिमिट इसकी अगर हम जीरो बोल देंगे अगर टेम्परेचर जीरो,
रेजिडुअल एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है एस आर इजकल टू के एल एन डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, एस आर इजकल टू के एल एन डब्ल्यू। ये आपको सारे फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सारे फॉर्मुलेज और सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थर्मोडाइनमिक्स की रिवाइज हो चुकी हैं। सो चलिए, आई थिंक अभी आप कंप्लीटली रेडी हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास। सो बताइए, what will be the answer for this question? That's very easy and very simple question. Definitely this is the time saving question. You have to eliminate the options because the question is saying that the correct option for free expansion, so P external will be 0. If P external will be 0, so W will be 0 of an ideal gas under adiabatic condition means Q will be 0. Answer done. What is the answer? Q0 W0, Q0 W0, only option D. बाकी तो आप कितना ही करते रहो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी तो आप कितना ही करते रहो, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टी, राइट? मल्टीपल आप कॉन्सेप्ट्स लगाइए, नो यूज, बिकॉज यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज दीज क्वेश्चंस रिक्वायर्ड वेरी लिटल टाइम, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. लेट्स सी द सॉल्यूशन. Free expansion of ideal gas means P external is equal to 0 or W is equal to minus P external del V. That means W should be 0 because P external is 0. And for adiabatic process, Q is also 0. So Q0, W0 and delta T, change in temperature, is also 0. Option D is matching here. Are you ready for the question number 2? Quickly reply in the chat box, everyone. Yes, are you ready for question number 2? That will be very easy. This is the answer, the another part of question number 1. Delta E is equal to Q plus W. We know that very well. First law of thermodynamics. Delta E is equal to 0 because Q 0 और W भी 0. तो delta E is equal to NCV dt. Delta E अगर 0 है, Q अगर 0 है, तो delta T क्या हो गया? 0 और W भी क्या हो गया? 0. NCV dt का मतलब क्या हो गया? डेल्टा E अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? NCV dt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी क्या आ गया आपका? 0. चेंज इन टेम्परेचर भी क्या आ गया? 0. Okay, let's quickly try this question number 2. This is again very easy question. Question is saying that an ideal gas expand isothermally. It means delta T is 0. From this is volume 1. This is volume 2. In the previous class, मैंने आपको yesterday की क्लास में ये बताया था. I told you that how can you learn this meter cube and liter milliliter conversions? Because मैं आपको एक simple mnemonic देता हूँ. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी एंड 1 मीटर लंबी एक टंकी है, पानी का टैंक है जिसमें 1000 लीटर वाटर आ सकता है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 10 की पावर 3 लीटर। सो 1 लीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो मतलब ये कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं लिखी हुई है, दिस इज ओनली 1 लीटर और दिस इज आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? दिस इज आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। एट 300 केल्विन पर वो कह रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, पी प्रेशर उसने दिया है पी एक्सटर्नल 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन ऑन द गैस इज, वर्क डन ऑन द गैस इज, आपने कहा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मतलब नेगेटिव वाले 2 ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिए। बहुत अच्छा, ऐसे भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। बाकी आंसर पर डिपेंड करता है, आंसर आपका आ जाएगा -900 जूल। तो आपने कहा पॉजिटिव, तो इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी से मिस्टेक्स कर जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, तो वहां पर जो वर्क डन होगा वर्क डन ऑन दी गैस है, वर्क डन ऑन दी गैस, वर्क डन ऑन दी गैस इज -900 क्या रहेगा? जूल। तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये टाइप की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ओके, तो वर्क डन ऑन द गैस आप यहां पर देख सकते हो कि W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV, और dV क्या हो जाएगा? V फाइनल -V इनिशियल। मतलब V फाइनल कितनी थी आपकी? 10⁻², और V इनिशियल कितनी है? 10⁻3। जब इसको माइनस करेंगे तो -2 -3 बेस, ये तो इस तरीके से माइनस हो पाएगा क्या? क्विकली बताइए। इधर लिखा हुआ 10⁻5, सॉरी 5 -10⁻5, और यहाँ पे लिखा हुआ 10 की पावर -2 और ये लिखा हुआ 10 की पावर -3। इसको कैसे हम माइनस करें? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, मैथमेटिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स है ये,
ध्यान से समझिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स की मिस्टेक्स। हम क्या करेंगे, 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा 10 की पावर -5। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, राइट। बट अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किसमें? इसको लिखेंगे 10 की पावर -2, इसको एक काम करिए, चेंज करिए 1/100 में। यस, दैट शुड बी द परफेक्ट अप्रोच, राइट। अब इसको आप कितनी स्पीड से कर सकते हैं, वो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा और वो आएगा प्रैक्टिस से। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, और भी स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 1000। अगर वो भी नहीं करना तो आप 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 10 - 1 9/1000। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना है -10 की पावर 5 से। जब ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा 10 की पावर 2, और जो कि हो जाएगा माइनस के 900 जूल। अब वो टाइम सेविंग के अकॉर्डिंग आप कितनी स्पीड से इसे कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, और वो टोटली डिपेंड करती है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा नेगेटिव -900 जूल। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर। आप क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर dt इज 0 और एडियाबैटिक मतलब Q इज 0 आर एज शोन इन फिगर। आप एक चीज सोचिए, वर्क डन एडियाबैटिक में ज्यादा होगा या आइसोथर्मल में? यू आर सेइंग 10⁻³ माइनस 10⁻², 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 2। दिस शुड बी द वर्क डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 9/1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट -900 जूल। Okay, let's come back. Question is saying reversible expansion of an ideal gas under isothermal and adiabatic conditions are as shown in figure. अब आपको क्या इसमें बताना है? कह रहा है ए भी आइसोथर्मल है और ए सी आपका एडियाबेटिक है। ए से बी जाने पर आइसोथर्मल है, मतलब नो टेम्परेचर चेंज, और ए सी आपका एडियाबेटिक है, मतलब नो हीट चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? मतलब टीसी टीए से ज्यादा है, वो कह रहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? टीसी टीए से ज्यादा, यहां पे लिखा हुआ है पीए टीए वीए, यहां पे लिखा हुआ है पीबी टीबी वीबी, यहां पे लिखा हुआ है इस पॉइंट पे पीसी वीसी टीसी। ओके, यू आर सेइंग ऑप्शन सी, दैट मींस टीए टीबी के इक्वल है। तो एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो उस केस में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन 3 का आंसर होगा ए, मतलब टीसी क्या होगा, टीए से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, क्योंकि ग्राफ एसी से रिप्रेजेंट कर रहा है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन को। तो वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट। वर्क जो किया जाता है वो किया जाता है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी में, और जो इंटरनल एनर्जी है वो सोलली डिपेंड करती है इस पे, टेम्परेचर पे। सो देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस। टेम्परेचर भी क्या डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब टीए ज्यादा होगा टीसी से, तो वो ये जो है टीसी ज्यादा है, टीसी कम है किससे, टीए से। ये बात सही है, तो टीसी ज्यादा है टीए से, ये गलत है। डेल्टा एस आइसोथर्मल, डेल्टा एस एडियाबैटिक, बिल्कुल ठीक है। टीए टीबी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। टीए टीबी के इक्वल है तभी तो वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। डब्ल्यू आइसोथर्मल डब्ल्यू एडियाबैटिक से ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान रखनी। ग्राफ से दिख रहा है कि वर्क आइसोथर्मल में ज्यादा होता है हमेशा एज कंपेयर टू द वर्क एडियाबैटिक, एज कंपेयर टू द एडियाबैटिक वर्क, ठीक है। एरिया अंडर द आइसोथर्मल वाला थोड़ा ज्यादा है और एरिया अंडर एडियाबैटिक वाला थोड़ा कम है। क्लियर? चलिए मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 का ए जो है वो है रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग ही उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को क्लियर होगा। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 4।
हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली? लेट्स सी कौन कौन इसका आंसर मुझे बताएंगे. This question is easy question. This is from NEET PYQs, right? I have chosen important PYQs for you based on different concepts. Question is saying that a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere. एक्सपेंड कर रही है गैस, वेल इंसुलेटेड कंटेनर है. इंसुलेटेड कंटेनर मतलब ना तो हीट ना एनर्जी ना मैटर ट्रांसफर होंगे सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. कह रहा है फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2. कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी. इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है. इजी सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए इसका आंसर. पी एक्सटर्नल पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है, ठीक है. इंसुलेटेड कंटेनर है तो आप इसमें लगाएंगे क्योंकि सिस्टम इज इन आइसोलेटेड स्टेट. तो इसका मतलब आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या होता है? 0. इंसुलेटेड है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी. डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है Q प्लस डब्ल्यू. क्योंकि Q 0 है तो डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल हो गया और डब्ल्यू होता है माइनस PdV. P आपको दे रखा है एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल वो पुट करेंगे माइनस 2.5 एटमोस्फेयर इंटू ये आपको दे रखी है V2 और ये आपको दे रखी है V1. तो 4.5 माइनस 2.5 कितना आ गया? 2. और 2 इंटू 2.5 कितना आ गया? 5. और 1 लीटर एटमोस्फेयर इक्वल होता है आपका कितना? 101.3 जूल, या आप सीधा बोल सकते हैं शॉर्ट में 100 जूल. ठीक है, कितना बोल सकते हैं? 100 जूल, या 101 एग्जैक्ट बोल सकते हैं 101.3 जूल. ठीक है, तो ये हो गया. मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका 506.5. 506.5 तो ये आपका आंसर मैच करेगा 505 जूल माइनस में. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 505 जूल नेगेटिव में. तो ऑप्शन बी वेरी गुड आंसर. आंसर मैच करेगा ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स दिस इज अगेन वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन. आपको सॉल्व करना है. टेल मी द आंसर. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन इज सेइंग दैट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ओके टू CO2. कार्बन का कंबशन किया गया है और CO2 प्रोड्यूस हो रही है. हीट ऑफ कंबशन जो है वो है 393.5 किलो जूल पर मोल. पहले आपको रॉ डेटा को अच्छे से पढ़ना होता है. द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35 ग्राम C प्लस O2 गिव CO2. 35.2 ग्राम CO2 बनने में 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैसेस कितनी हीट रिलीज्ड होती है? आपको इस हीट ऑफ कंबशन की हेल्प से वो बात कैलकुलेट करनी है. हाउ कैन यू रिलेट दीज टू थिंग्स, हीट ऑफ कंबशन और हीट रिलीज्ड को? तो देखो C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल. मतलब 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और आपका 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं. तो मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 12 ग्राम कार्बन से. तो 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कितने से? 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई विद 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन से. मतलब 9.6 ग्राम ऑफ कार्बन से बनेगा आपका 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? तो C की जो वैल्यू आ जाती है 9.6 ग्राम ऑफ कार्बन से बनेगा आपका कितना? 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो C की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 9.6. नंबर ऑफ मोल्स में अगर निकालो तो गिवन मास में मोलर मास 9.6 डिवाइड बाय 12 मतलब 0.8 मोल. और एक मोल ने एनर्जी कितनी रिलीज करी है? 393.5. तो 0.8 मोल में क्या होगा? 0.8 मोल में देखते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आंसर में लिख रहा है 1 मोल रिलीजेस कितना? 1 मोल ने रिलीज करी है 393.5. तो 0.8 मोल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं 393.5. तो इसके लिए आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बात तो क्लेरिफाई होगी कि 393.5 से कम आंसर आएगा, राइट? तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया. अब क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे 3.15 तो आएगा नहीं,
3.15 तो आएगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन ए। 393.5 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -315 किलो जूल, -315 किलो जूल। आई होप यहां तक आपको आंसर एकदम से क्या होगा? क्लियर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैच कर रहा है ए। परफेक्ट आंसर एवरीवन, वेरी गुड। आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6? दिस इज टाइम सेविंग क्वेश्चंस। या तो आता है या नहीं आता, देखते हो गया आंसर। आंसर देखते हो गया, बताइए जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 3 मोल्स एन की वैल्यू 3 है ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली, मतलब डेल्टा जी इज नेगेटिव, इनटू वैक्यूम, मतलब डेल्टा पी। अगर वैक्यूम में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। किसमें एक्सपेंशन? वैक्यूम में। इसका मतलब अगर एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है तो वर्क डन होता है 0। ये मैं आपको बता चुका हूं। कैसे? क्योंकि अगर एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है तो पी एक्सटर्नल हो जाता है 0। अगर किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं आप किसी भी चीज को, मान लीजिए डब्ल्यू एक्सटर्नल पी डी वी लिखा हुआ है, अगर आप इस चीज को 0 से मल्टीप्लाई, किसी भी फैक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। वेरी गुड। प्रेशर इज इक्वल टू 0 नहीं, आप हाँ पी एक्सटर्नल विल बी 0। परफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आइडियल गैस ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन, मतलब डेल्टा जी जिसके लिए चाहिए नेगेटिव, उस एक्सपेंशन के लिए इनटू वैक्यूम डज नॉट डू एनी एक्सटर्नल वर्क, डज नॉट डू एनी एक्सटर्नल वर्क। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी था, क्विकली बताइए। इजी क्वेश्चन था, कैसा लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक तरह से टाइम सेविंग क्वेश्चन है जिसको आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आपको क्या दिखेगा कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे कहीं आगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें सॉल्व करने की जरूरत है। कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2, मतलब H बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी है वो देनी है 434 किलो जूल पर मोल। Cl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 242, और HCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी है वो देनी है 431 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो HCl के बनने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? किलो जूल पर मोल आएगा यहाँ पे। एकदम से इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो सी होगा। द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCl हम लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl, मतलब HH प्लस Cl कंबाइन हो रहे हैं 2 HCl देने के लिए। सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, आपको दे रखी है वैल्यूज, तो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफ HCl। डेल्टा HF HCl इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ClCl, मतलब रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स -2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। तो 434 प्लस 242 माइनस 2 इंटू 431, आपका आंसर मैच कर जाएगा सॉल्व करने पे 186 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये 186 किलो जूल 2 के लिए है, उसने 1 मोल के लिए पूछा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल ऑफ HCl कितने हो जाएगी? 186 डिवाइड बाय 2 -93 किलो जूल। तो जो आंसर मैच करेगा वो करेगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन सी। वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन सी। तो आपको जल्दबाजी में कोई और आंसर मैच नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आंसर आपका क्या करेगा? मैच। करेक्ट आंसर इज सी। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 is saying that enthalpy of CH4 plus half O2 gives CH3OH। भाई मिथेन का ऑक्सीडेशन किया गया तो बन गया मिथेनॉल। मिथ प्लस एन प्लस ओल, मिथेनॉल। कह रहा है enthalpy of CH4 plus half O2 gives CH3OH is negative if enthalpy of combustion of CH4 is X and CH3OH is Y respectively, then which relations is correct? एकदम इजी क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड चल रहा है, एंथैल्पी बेस्ड क्वेश्चन। तो कह रहा है ऑप्शन ए मैच कर देंगे, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव
कंबशन के टाइम पे हीट रिलीज होती है, मतलब डेल्टा एच क्या रहता है उसका नेगेटिव, मतलब CH4 प्लस 2O2 CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो कह रहा है डेल्टा H1 आपको दे देता हूं मैं माइनस एक्स किलो जूल, CH3OH प्लस 3 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, और इसके लिए दे देता हूं मैं वाई किलो जूल। तो CH4 प्लस हाफ O2 गिव्स CH2OH, CH4 प्लस हाफ O2 गिव्स CH3OH। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। इट इज गिवन दैट डेल्टा H इज नेगेटिव। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी, माइनस एक्स, और डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वाई। तो कितना आ गया, y माइनस एक्स नेगेटिव। तो मतलब क्या हुआ कि x बड़ा है y से। अगर y माइनस एक्स, अगर आपका y माइनस एक्स क्या है, नेगेटिव, तो y मान लीजिए 13 और x मान लीजिए 10, कितना आया 3, पॉजिटिव आया ये तो y मान लीजिए 10 और x मान लीजिए 13, कितना आया माइनस के 3। तो वो कह रहा है x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x y से बड़ा है, तभी तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तो देखो इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं फिर से बता देता हूं। कोई भी आप क्वेश्चन करने के अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले उसके रॉ डाटा को ध्यान से समझिए, रॉ डेटा में क्या गिवन है, फिर आप कॉन्सेप्ट रिलेट करना है, और ये सारी चीजें बहुत स्पीड से होंगी, बहुत स्पीड से। ऐसा नहीं कि जितने स्पीड स्लो मैं लिख रहा हूं उतनी स्लोली आप इन चीजों को सोचेंगे, नहीं। क्वेश्चन रीड करना है, रॉ डाटा को समझना है, कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट है तो सीधा वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो देखना है कि कितने स्टेप्स इसमें लग सकते हैं, और पहले कौन सा स्टेप होगा और फिर क्या फॉलो अप करना है। स्टेप्स लगाने के बाद अगर आपका आंसर हो सकता है मैच कर जाए, हो सकता है आंसर क्या कर जाए, मैच कर जाए। अगर मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं करता है तो दूसरा लगाना है एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैच और एलिमिनेशन दोनों का यूज करते हुए चलना आगे, और आंसर कैलकुलेट करना है। करेक्ट, करेक्ट आंसर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कुछ इस तरह का माइंड मैप आपके माइंड में बना होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ये तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। एंट्रोपी और एंथैल्पी आप दोनों देख सकते हैं, एक गैसियस रिएक्शन दे रखी है, तो ये एक सीधा क्वेश्चन आपका आ चुका है। आप वहां पर एक्सटर्नल कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज। एक बात तो यहां से क्लियर है कि 2 से 1 बन रहा है, 2 से 1 डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बढ़ रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, मतलब एंट्रोपी कम हो रही है। मतलब अगर ये S1 है, ये S2 है, तो S1 बड़ी है S2 से, मतलब डेल्टा S होता है S2 माइनस S1। तो S1 बड़ा है तो डेल्टा S क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अगर डेल्टा S लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप मुझे डेल्टा H, देखो दो जो ऑप्शन बचे उनमें एक डेल्टा H पॉजिटिव और एक डेल्टा H नेगेटिव है, इन दोनों के बेस पर मुझे बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्विकली बताइए। डेल्टा H पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा H नेगेटिव इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए आप आंसर ऑप्शन सी मैच करेगा, क्योंकि हमें पता है कि Cl2 गैस, जब 2Cl गैस देखा तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो कुछ बातें आपको याद भी रखनी होंगी, बिकॉज अगर आप Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं, राइट, याद रखने की कोई बात नहीं है। अगर आप Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब 2Cl रेडिकल बनाने के लिए एक तरीके से। तो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक, बिकॉज इट रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। सो इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली एक्सोथर्मिक। सो इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या है, एक्सो। इस तरीके से आप सोच सकते हैं।
इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस विल बी एक्सोथर्मिक, सो डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, डेल्टा H क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऑल्सो टू गैसियस एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन गैसियस मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस हो रही है कम, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपसे, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन ए। कैसा लगा ये क्वेश्चन, इजी था, एकदम इजी। क्यों था इजी, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट थे, पर थोड़ी सी बातें को हमें अच्छी तरीके से समझना है ताकि हम उसको कर सकें। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is saying that in which case change in entropy is negative. Entropy means degree of randomness or disorderness. Degree of randomness और disorderness। अच्छा, जितनी ज्यादा रैंडमनेस, जैसे एक क्लास में बच्चे बैठे हुए एकदम से बेल लग गई तो एकदम से वो ग्राउंड में चले गए सारे बच्चे, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी। तो और पहले वो अरेंज थे, ऑर्डर्ड थे, एक पर्टिकुलर बेंच पे पर्टिकुलर स्टूडेंट बैठा हुआ था, ठीक है, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस उस टाइम पे बढ़ गई थी। अब वो कह रहा है किस केस में एंट्रोपी वो नेगेटिव रहेगी। एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कम होनी चाहिए, मतलब पहले ज्यादा फिर कम, ठीक है। कम कब होगी, जब जब क्या होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब है वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से किस में, गैस में। लिक्विड में पार्टिकल्स तो भी थोड़े बहुत क्लोज होते हैं, बट गैसेस में तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है उनके बीच में, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। जिसका मतलब गैस के केस में तो इंक्रीज हुई अरेंजमेंट, मतलब रैंडमनेस, ठीक है। लिक्विड से गैस जाने पर रैंडमनेस क्या हुई है, इंक्रीज। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो खुद से कह रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, इनका मतलब क्या हुआ, सब्लिमेशन का मतलब बताइए क्या हो रहा है, सॉलिड टू गैस, रैंडमनेस इंक्रीज। 2 से 1 बन रहा है, रैंडमनेस डिक्रीज, रैंडमनेस डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जब भी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज होगा तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, या सॉलिड से गैस भी चेंज होगा तब भी रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तो बहुत सारे फैक्टर्स से जो वहां पर काम कर रहे थे वो हम इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब 2 से 1 होने का मतलब है, 2 से 1 होने का मतलब है रैंडमनेस कम हो रही है और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, देयरफॉर एंट्रोपी भी क्या करेगी, डिक्रीज। क्योंकि अगर ये S1 है और इसका S2 मान लेता हूं तो S2 कम है, S1 ज्यादा है, और डेल्टा S तो S2 माइनस S1 होता है, मतलब अगर S1 ज्यादा है तो नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, मतलब वैल्यू आनी हमेशा नेगेटिव। बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यही क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन 10 हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस में 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने लगाए हैं। 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से हमने जो ओवरव्यू लिया था चैप्टर का, उन पॉइंट्स को भी और डिटेल में समझा है, राइट। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़े से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के आएंगे, ध्यान से समझना है, बट ये इजी होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को जो मैं रिवाइज करा चुका हूं उनको रिकॉल करना है अपने माइंड में। एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रिकॉल हो जाते हैं, अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, रॉ डाटा, ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, रिलेट करने के बाद उसको मैच अगर ऑप्शंस कर जाते हैं ठीक है, नहीं करते तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर मतलब डेल्टा FH वाटर के लिए आपको दे रखी है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बता दीजिए, क्या बता दीजिए, मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात तो क्लियर है, मोलर एंट्रोपी चेंज तो उसने पूछ ली, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब है सॉलिड से लिक्विड जाना, सॉलिड से लिक्विड जाने का मतलब है एंट्रोपी विल इंक्रीज, है ना। तो सीधा सा फॉर्मूला आपको रिलेशनशिप यूज करनी है, जो फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H/T, और टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ दे रखा है। एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H आपको दे रखा 1.435 इंटू 10⁻³ किया गया है, किसके लिए, 10⁻³ किया गया है किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज करने के लिए,
और टेम्परेचर दिया गया था 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने चेंज कर दिया 273 केल्विन में, क्योंकि केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, हम केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से डिग्री केल्विन, फ़ारेनहाइट से केल्विन, हम ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.260 कैलोरी पर मोल कैल। आपकी ये 1.435 की यूनिट क्या है? 1.435 की यूनिट आप देख सकते हैं वो है कैलोरी पर मोल। जब 1.435 की यूनिट कैलोरी पर मोल है और नीचे क्या है? केल्विन, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या यूनिट आ जाएगी? कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन सी आपका आंसर मैच कर जाएगा, जो कि होगा 5.260 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका एक अच्छा और इजी क्वेश्चन था, बट इसमें कॉन्सेप्ट रिलेट करना था। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, इफ द एंथैल्पी चेंज, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है? लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड फॉर्म से हम कहां जा रहे हैं? गैसियस फॉर्म में। एंथैल्पी चेंज जो है वो दे रखी है आपको 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, मतलब डेल्टा वेपोराइजेशन एच आपको दे रखा है 30 किलो जूल पर मोल, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो 30 इंटू 1000 जूल पर मोल, ये बन जाएगा 30,000 जूल पर मोल। ठीक है, वेरी गुड, 30,000 जूल पर मोल। यू आर सेइंग 300 केल्विन, बट ऑप्शन में 300 केल्विन, अच्छा ओके, आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया 273 ऐड करके, तो टेम्परेचर आपका बन जाएगा 300 केल्विन। परफेक्ट। कह रहा है एंट्रोपी चेंज बता दो, सीधा क्या बता दो? एंट्रोपी चेंज। अभी तो हमने कहा डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाय टी, और एच यहाँ पे कौन सी दी हुई है? वेपोराइजेशन वाली, डिवाइडेड बाय टी, तो डेल्टा एस आपका आ जाएगा द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। आप बोल सकते हो डेल्टा वेपोराइजेशन एस आ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो डेल्टा वेपोराइजेशन एस। क्यों? क्योंकि वेपोराइजेशन के लिए ही तो एंट्रोपी चेंज हो रहा है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो लिक्विड से गैस जाने पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि S1 कम रहेगा, S2 ज्यादा रहेगा। क्लियर? और जब आप S2 माइनस S1 करेंगे तो ज्यादा में से कम माइनस करने पे वैल्यू विल बी पॉजिटिव। सो डेल्टा वेपोराइजेशन जो S रहेगा, दैट मींस डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ S विल बी डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ H वैल्यू इज 30,000 किलो जूल पर मोल। गलत, 30,000 जूल पर मोल, बिकॉज किलो जूल को ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं जूल में, डिवाइडेड बाय 300 केल्विन। 300 केल्विन जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर मैच कर रहा है आपका? क्विकली बताइए। डेल्टा वेपोराइजेशन इज 100 जूल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन डी, perfect answer everyone. The correct answer is option D, because delta H is given to you, that is 30 kilojoule per mole, and temperature is 273 plus 27, that is 300 Kelvin. So delta ST आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा HT डिवाइडेड बाय T। डेल्टा S जो T है, T किसके लिए लगाया? ट्रांजिशन के लिए। T किसके लिए लगाया आपने? ट्रांजिशन के लिए। एंड डेल्टा H, डेल्टा वेपोराइजेशन H भी बोल सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो से डेल्टा वेपोराइजेशन S, दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांजिशन। एंड डेल्टा वेपोराइजेशन H क्या? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांजिशन, दैट इज changing from liquid to gas. Okay, so you can put all the values and you will find 3 into 10 raised to power 4. You can write like this. Also आप कैसे लिख सकते हैं? 30,000। क्या लिख सकते हैं? 30,000 divided by 300. You will get your answer, that will be 100 joule per mole per Kelvin. Easy. So what is the answer for this particular question number 12? The correct answer is option D. Very good answer everyone. Let's move to the question number 13. Question number 13 is again a very simple and easy question, because ये वही टाइम सेविंग क्वेश्चंस है जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं, that you have to save time, right, while attempting these types of questions. The question is saying that a reaction, this is a gas phase reaction, PCl5 is in gas form at equilibrium, and then you are getting PCl3 gas plus Cl2 gas.
सो यू कैन सी दिस इज 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल, ये कितना मोल, 1 मोल, ये कितना मोल, 1 मोल। प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स है और रिएक्टेंट साइड 1 मोल है, तो 1 से जा रहे हैं 2, इंक्रीज हो रहा है नंबर, रेंडमनेस बढ़ रही है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। अगर रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इट मींस एंट्रोपी इंक्रीजेस। क्विकली आंसर मैच करिए। ओके, यू आर सेइंग ऑप्शन सी। ओके, सो एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि डेल्टा एस यहाँ पर होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस जो कि S2 माइनस S1 होता है वो होना चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये अगर S1 है तो ये S2 और S2 बड़ा है और S1 छोटा है। यहां से ये बात तो क्लियर होगी। तो डेल्टा एस क्या आ जाता है, डेल्टा एस आपका आ जाता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, बिकॉज S2 बड़ा है S1 से, S2 इज लार्ज, बिकॉज आपका S2 क्या है, S2 लार्ज है किससे, S1 से। ओके, सो लेट्स मूव टू द आंसर। सो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इज मैचिंग विद ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर S2 ग्रेटर देन S1 है तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा S ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब C तो मैच ही नहीं करेगा, ना आपका D मैच करेगा, ना आपका A मैच करेगा। ये तो टाइम सेविंग क्वेश्चन था, ऑप्शन बी मैच कर गया, खत्म। कह रहा है डेल्टा H ग्रेटर देन 0, सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, वो की है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। PCl5 इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में। द रिएक्शन गिवन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड वी नो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको क्या प्रोवाइड करना होता है, एनर्जी सप्लाई करनी होती है। दैट मींस डेल्टा एच इसके केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस आप कह सकते हैं डेल्टा एच क्या होगा आपका, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गेटिंग द रिएक्शन गिवन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड हमें पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज अगर किसी कंपाउंड को आपको ब्रेक डाउन करना है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, एक बार 13 का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 - 1, जो कि आ गया +1। तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, सो इसका मतलब जो रैंडमनेस है वो ज्यादा हुई है, तो डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डेल्टा एच मैं आपको दे देता हूं, दैट इज 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, कब स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, एट व्हाट टेम्परेचर। वेरी सिंपल, you know Gibbs Helmholtz equation. Solve this question quickly everyone. Take your notebooks. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Temperature you have to tell. So you can see delta H is given, delta S is given, and the question is saying that reaction should be spontaneous. That means delta G is must be greater than 0. If you are saying delta G, so you can put delta H minus delta T S here. Delta H minus T delta S. For a spontaneous reaction, delta G must be negative. That means it should be less than 0. If delta G is greater than 0, it means reaction will be non-spontaneous. If delta G is equal to 0, it means if delta G is equal to 0, reaction is at equilibrium. So delta H minus T delta S less than 0. You can write delta H is equal to, not is equal to, delta H less than T delta S. You can see delta H by delta S, this T. That means you can calculate this ratio and it should be less than T. It should be less than T. So if you are calculating, delta H is given 35.5 kilojoule per mole. You can change by multiplying with 10 raised to the power 3 into joule per mole. And delta S is given 83.6 joule per Kelvin per mole. Why am I changing this delta H? Because if you are not changing kilojoule to joule, so you can't cancel these values while calculation. During the calculation आपको क्या करना है, यूनिट सेम रखनी है. Then you can calculate this value. Whatever the value you will get,
you can calculate the answer according to that, right? So option A, B, C or D, what should be the right answer? I am telling you the solution. You can see delta H is given to you 35.5 kilojoule per mole, and you can convert this value 35.5 into 1000. So you will get 35 and then 00. Why 00? Because if you will remove this decimal, you will get this 10 and multiply with 1000. You can see 1000 का जो 10 है वो यहाँ से इस एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, and you will get 35500 joule per mole. Delta S is given to you, that is 83.6 joule per Kelvin per mole. According to Gibbs-Helmholtz equation, delta G is equal to delta H minus T delta S. For a reaction to be spontaneous, delta G होना चाहिए negative. So you can see delta H must be less than T delta S. It means T greater than होना चाहिए delta H by delta S से. ये तो मैंने आपसे कहा था कि delta H by delta S का रेशियो कम होना चाहिए T से. जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, so the given reaction will be spontaneous जब टेम्परेचर ज्यादा होगा. कब? 425 केल्विन से. क्या होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा 425 केल्विन से, जब तब ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. परफेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Again, the question number 15 is very simple. The correct thermodynamic conditions for the spontaneous means delta G must be less than 0, मतलब delta G होना चाहिए नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए एट ऑल टेम्परेचर्स की बात हो रही है. मैं आपको केस बता देता हूं. हमें ये एक बात बताए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है तो डेल्टा एच को क्या रखना होगा? नेगेटिव, और डेल्टा एस को क्या रखना होगा? पॉजिटिव. अब किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम बात कर लें, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस वाला फैक्टर ये पूरा आएगा नेगेटिव, और डेल्टा एच ऑलरेडी नेगेटिव है. अब चाहे आप लो टेम्परेचर पे बात करें, मीडियम पे बात करें या हाई पे बात करें, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. मतलब डेल्टा एच जब लेस देन 0 है और डेल्टा एस जब ग्रेटर देन 0 है, इन दो केसेस में, मतलब इस केस में आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा हमेशा एट ऑल टेम्परेचर. जब डेल्टा एच क्या है? मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेस देन 0, और वो सिर्फ एक ही केस में, नॉट ए नॉट बी नॉट डी, और डेल्टा एस पॉजिटिव है. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ. परफेक्ट. आर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा? सी. अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव ऑलवेज, which is possible only if delta H is less than 0. That means negative. It means not endothermic. Reaction should be exothermic. Sorry for that. Reaction should be exothermic. And delta S must be greater than 0. So at this condition, reaction will be spontaneous at all temperature because you will get the value of delta G less than 0. It means delta G will be negative. I hope आपकी ये बातें समझ में आई होंगी. मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है. कह रहा है फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आपको गिवन है. द टेम्परेचर व्हेन गिव्स एनर्जी चेंज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 0. कह रहा है डेल्टा जी विल बी 0. डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. If delta G is 0, you can put the value here. It means delta H must be equal to D delta S. The question is asking about temperature, so you can again calculate this ratio delta H by delta S. You will get your answer. So the questions are very simple because they are related to delta G is equation, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. Gibbs Helmholtz equation का आप यूज करेंगे और इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे. मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. H2O लिक्विड से चेंज हो रहा है H2O गैस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. डेल्टा H आपको गिवन है 40,630 जो कि 40.63 किलो जूल था, जिसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके 40,630 जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया. क्योंकि यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो जूल पर केल्विन पर मोल में गिवन है. यू विल पुट ऑल द वैल्यूज and you will get your answer. Delta H and delta S की वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन, that is delta G is equal to delta H minus T delta S, then you will get 373.4 Kelvin. This is very simple and easy question and direct question था. सिर्फ आपको फॉर्मूला या पता होना चाहिए और वैल्यूज को यूज करना आना चाहिए. मोस्टली वो देखो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि वैल्यूज को सेम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिट की टर्म्स में.
मतलब कहीं किलो जूल है तो कहीं जूल है, तो क्या करेंगे हम मिस्टेक्स कि हम दोनों वैल्यूज को रख के आ जाएंगे और किलो जूल और जूल वाली को और कैंसिल करके आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल गेट द रॉन्ग आंसर बिकॉज आपने यूनिट सेम नहीं करी है। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन डी। I hope you got this question. Let's move to the next question number 17. This is the second last question of today's class. So the question is saying that molar heat capacity of water. Molar heat capacity of water मतलब cm of water at constant pressure is 75 joule per Kelvin per mole. ठीक है, when 1 kilojoule of heat is supplied to 100 gram of water which is free to expand. water जो है फ्री है एक्सपेंशन के लिए। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ ये आपको बताना है। अब क्योंकि हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर की रिलेशनशिप आपको पता है तो आप उस रिलेशनशिप का यूज करेंगे जो कि होती Q इक्वल टू क्या होता है एनसीपी dt। आपको सीपी गिवन है, मोलर हीट कैपेसिटी आपको गिवन है, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर उसने बोला है तो आप सीएम की जगह सीधा बोल देंगे सीपी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो आपको गिवन है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, गिवन मास है आपको 1000 और वाटर का मोलर मास होता है 18। वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है H2O, जिसका गिवन मास है 100 ग्राम और 18 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास। जब आपने कैलकुलेशन की तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे यहां से। उसके बाद आपको क्यू दे रखा है, आपने 1 किलो जूल हीट सप्लाई करी है। 1 किलो जूल का मतलब हो गया 1000 जूल। दैट मीन्स जो हीट सप्लाइड है, जो Q है वो कितना है, दैट इज 1000 जूल। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा T। यू कैन पुट द वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। N is number of moles, CP is molar heat capacity at constant pressure and delta T is the change in temperature। ये वैल्यूज आपको, ये फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। देन यू कैन पुट द वैल्यूज, डेल्टा T is equal to the value of Q is 1000 multiply with 18। Why? Because value of n is 100 by 18, then 18 will go here, right, in the left hand side. So 1000 into 18 divided by 100 into 75, you will get the answer 2.4 Kelvin. What is the answer? Very good. The correct answer of this particular question is option C, that is 2.4 Kelvin. यहां पर तो कैलकुलेशंस हो रखे हैं बट यू हैव टू कैलकुलेट डेफिनेटली फास्टली, बट ऐसा जरूरी नहीं है, वो मैंने आपको बताया। आपको टाइम सेविंग क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में टाइम सेव करने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में टाइम सेव करना है और उस टाइम को यूज करना है इस कैलकुलेशन में। देखिए कैलकुलेशन काफी इजी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18 बाय 75। आप इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा आपका ऊपर 10। आप इसको करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 75। अगर आप नियर अबाउट में आंसर लिखते हैं तो ये 80 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 8 से 16 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 2 और 4 पे ही चला जाएगा, राइट। इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया करके सॉल्व कर सकते हैं अप्रोक्स लेके, राइट। सो हाउ टू फास्ट कैलकुलेट, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली प्रैक्टिस तो इसके लिए है ही जरूरी, बट कैलकुलेशन को फास्ट इन तरीकों से किया जा सकता है अप्रोक्सीमेशन करके, ठीक है। नॉट एक्यूरेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन, बट ये सिर्फ वहां पर ही काम आ सकते हैं, ये सिर्फ वहां पर ही काम आ सकते हैं जहां पर, कहां पर काम आ सकते हैं, जहां पर ऑप्शंस में लार्ज डिफरेंस होता है। अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो अप्रोक्सीमेशन करने से ऑप्शन रॉन्ग भी मैच हो सकता है। क्लियर? तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, let's move to the next and that is the last question for today's class. So let's see who will answer this question quickly and correctly. The question is very simple. This is saying N2 plus 3H2 at equilibrium gives 2NH3. You know what is the name of this reaction? कोई मुझे बता सकता है इस रिएक्शन का क्या नाम है? N2 plus 3H2 gives 2NH3। अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं हम। कौन सी रिएक्शन है ये, बताइए कौन सी प्रोसेस है ये? ऑप्शंस देता हूं चलो आपको, हेबर्स या ओस्टवाल्ड। यह ओस्टवाल्ड प्रोसेस है या हेबर्स प्रोसेस है या कॉन्टैक्ट प्रोसेस है? हाँ, इक्विलिब्रियम में तो है, तो ये आपकी प्रोसेस कौन सी है? देखो इक्विलिब्रियम को हम शिफ्ट कर सकते हैं,
बाय चेंजिंग द कंडीशंस। मतलब आप टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीजें चेंज करके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, सो डेल्टा एच पूछा हुआ इस रिएक्शन के लिए। N2 + 3H2 gives 2NH3। डेल्टा एच आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला बनाया, डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? Delta H is equal to delta E plus delta NgRT. Delta Ng is nothing, that is a change in number of moles in gaseous reactions. How can we calculate change in number of moles in gaseous reaction? Very simple. Number of moles in product side, total number of moles in product side in gaseous phase, minus total number of reactants, total number of moles in reactant side in gaseous phase. So what you can do, NP minus NR. So यहां पर है 2 एंड यहां पर है 4. 2 - 4 will be -2. So एक बात तो करेक्ट है कि डेल्टा Ng की वैल्यू माइनस है, नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, T पॉजिटिव है ना? T गिवन नहीं है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर लेके चलेंगे और T की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो माइनस का मतलब है कि पॉजिटिव वाली वैल्यू तो क्या हो चुकी है, पॉजिटिव, और इक्वल वाली दो वैल्यूज यहां से एलिमिनेट कर दी हमने। यू आर सेइंग करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो वेरी गुड आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली ऑप्शन बी, बिकॉज डेल्टा Ng इज 2 - 4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. So 2 - 4 will be -2. When you will put the -2 into this formula, delta H is equal to delta E minus delta NgRT. So value of delta Ng is -2. You can put this value delta E. This is plus, okay? So delta E and delta Ng value is minus. So plus -2RT, plus minus becomes minus. So delta E minus 2RT. So the option matching is option B. Delta H is equal to delta E minus 2RT. I hope you got this question. This is very easy question. So आज जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पर हमने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। ओके, इसी टाइप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, अप्रोच का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, अप्रोच सही से लगानी है, जहां पर यूज हो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। और उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप कैलकुलेशंस को फास्ट करने की ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं और कुछ निमोनिक्स आपको अपनी तरफ से बनाने जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस डे, टेक केयर।